वाटर एंड वेस्ट वाटर इंडस्ट्री, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज YouTube पर कोई भी एक ऐसी सेपरेट वीडियो नहीं है जो इस इंडस्ट्री को एक्सपोज करती हो, इस इंडस्ट्री के वेरिएशंस और डायनामिक्स को एक्सप्लेन करती हो। Because I am working in this industry, that is why I am trying to tell you and giving you the insights about this industry. तो देखिए, आपने आईटी इंडस्ट्री देखी होगी, सर्विस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर सर्विसेज आ जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी आ जाती है, फार्मास्यूटिकल सर्विस सेक्टर है अपना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स। उनमें से एक है वाटर एंड वेस्ट वाटर सेक्टर, जिसको वाटर एंड वेस्ट वाटर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही नीश सेगमेंट है। पहली चीज तो हम बात कर लेंगे कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी हैं, कौन सी सबसे छोटी कंपनीज है, किस लेवल पर ये कंपनीज काम करती हैं, इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकी सर्विसेज क्या रहती हैं, इनमें सेल्स की जॉब कैसी होती है, ऑपरेशंस की जॉब कैसी होती है, मेंटेनेंस की जॉब कैसी होती है, और इनका फ्यूचर स्कोप क्या है, इनमें क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, किस तरह से काम करती है, बिजनेस किस तरह से रन होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वाटर एंड वेस्ट वाटर इंडस्ट्री। इट इज रिलेटेड टू द प्योर वाटर एंड द वेस्ट वाटर्स। वेस्ट वाटर आपका हो गया बेसिकली घरों का गंदा पानी, जो कि आपका टॉयलेट एंड बाथरूम से निकलता है। दूसरा आपका हो गया नालियों में गंदा पानी बहता हुआ। तीसरा जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, उसकी बात हो रही है। तो इस इंडस्ट्री के मेन हीरोज हैं दो तीन प्रोडक्ट। दैट इज, पहला है, अगर आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं तो उसमें आरओ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेन हीरो है। दूसरा है एसटीपी, विच इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बेसिकली डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है इस इंडस्ट्री में। और ये बेसिकली होटल्स चेन हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो भी बड़ी बिल्डिंग होती है वहां पर इसको लगाना मैंडेटरी होता है एज पर द CPCB norms. CPCB is like Central Pollution Control Board and NGT also. तो STP, RO और तीसरा प्रोडक्ट आता है ETP, which is Effluent Treatment Plant. तो ये तीन जो इसके प्रोडक्ट हैं मेन हीरो हैं वाटर इंडस्ट्री के। उसमें और भी चीजें आ जाती हैं, लाइक हीट पंप्स आ जाते हैं, आपके चिलर्स आ जाते हैं। तो वो एक सब्स्टिट्यूटरी प्रोडक्ट है, बट मेन अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की तो इसमें तीन प्रोडक्ट मेन है। दैट इज आरओ, एसटीपी और ईटीपी। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आरओ कैसा दिखता है और एसटीपी कैसा दिखता है और एक ईटीपी कैसा दिखता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके अलावा देखिए, अब हम बात कर लेते थे, वो आरओ से तो आप कुछ परिचित है ही। आरओ के लिए कैट आरओ एक कंपनी है, एक्वाफिन है, देयर आर वेरियस कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग आरओ। बट एसटीपी के लिए बहुत ज़्यादा कंपनीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। तो देखिए, वेस्ट वाटर इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मेन प्रोडक्ट दो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीपी और सेकंड इज ईटीपी। एसटीपी हो गया आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ईटीपी आपका हो गया एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी का यूज किया जाता है डोमेस्टिक वाटर को ट्रीट करने के लिए, जो कि आपका टॉयलेट का पानी होता है, जो कि आपका बाथरूम का पानी होता है, जो कि आपका किचन वेस्ट होता है। जहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होता है वहां पर एसटीपी का यूज किया जाता है। और इनका यूज होता है बेसिकली होटल चेन में, आपका हॉस्टल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, और जहां जहां मतलब केमिकल बहुत कम प्रोड्यूस होता है, बेसिकली डोमेस्टिक या आई कैन से ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है, वहां एसटीपी का यूज होता है। और सीपीसीबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एसटीपी लगाना मैंडेटरी होता है। एक सर्टेन उनका एक नॉर्म है कि अगर इससे ज्यादा आपके ऊपर कैपेसिटी है तो आपको एसटीपी लगवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप होटल्स की बात करें तो अगर कोई 20 कमरों से ज्यादा का होटल है तो उसको एसटीपी लगाना मैंडेटरी है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी होटल में चले जाओ, किसी भी बड़े होटल में चले जाओ, वहां पे आपको एसटीपी मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स फॉलो करने हैं। और ये जो नॉर्म्स होते हैं ना, जो सीपीसीबी के होते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हर सिटी में अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां से होकर गंगा निकलती है तो वहां पे नॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे सिटी में हैं जहां पर कोई रिवर नहीं है या
कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, या जहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है तो वहाँ पे नॉर्म्स अलग हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि गवर्नमेंट भी एसटीपीज लगाती है, हर शहर के अंदर गवर्नमेंट के आपको एसटीपीज मिल जाएंगे। बेसिकली जो हम लोग डोमेस्टिक पानी यूज करते हैं तो हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक से निकला हुआ जो पानी होता है वो बेसिकली अनट्रीटेड वाटर माना जाता है। तो उस पानी को ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट बड़े बड़े एसटीपीज लगाती है हर शहर के अंदर। जितने भी मेजर बड़े शहर है आपको सब जगह एसटीपी कंपलसरी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आगरा शहर की तो आपको आगरा में मिल जाएंगे, आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, आपको मुंबई में मिल जाएंगे, आपको चेन्नई, कोलकाता, जितने भी बड़े शहर हैं आपको सब जगह एसटीपी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप ये कहोगे कि गवर्नमेंट की एसटीपीज लगा रही है तो फिर इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का क्या काम। तो देखिए गवर्नमेंट के जो एसटीपीज होते हैं ना वो एक्चुअल में ना वो इतनी हाई लोडिंग कैपेसिटी पे चल रहे होते हैं कि उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी सिटी की, वहाँ पर मान लो गवर्नमेंट ने 9 एसटीपीज लगा रखे हैं और उनकी कैपेसिटी है 1000 किलोलीटर, नॉट लीटर, किलोलीटर। तो अगर 1000 किलोलीटर का प्लांट अगर किसी सिटी के अंदर गवर्नमेंट ने लगा रखा है, 9 प्लांट्स लगा रखे हैं, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि घरों से इतना वेस्ट जनरेट होकर निकलता है कि गवर्नमेंट के एसटीपीज उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। इसीलिए सीपीसीबी ने क्या किया, सीपीसीबी ने नॉर्म्स बना दिए कि देखो जितने भी बड़े होटल चेन्स होती हैं या जितनी भी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ जहाँ आपको इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, उन सभी के लिए एसटीपी लगाना मैंडेटरी होता है। ये सीपीसीबी के नॉर्म्स हैं फॉर एसटीपी। अब ये तो बात हो गई एसटीपी। तो एसटीपी भी जो है ना वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी का आपको मिल जाएगा। एसटीपी आपको एमबीबीआर एक टेक्नोलॉजी होती है, वो भी आपको एक एसटीपी मार्केट में मिल जाएगा। एमबीबीआर बेसिकली एक तरीके से आप मान के चलो कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल टेक्निक के जरिए वाटर को ट्रीट करते हैं। मतलब हम जो बेसिकली जो एसटीपी के अंदर मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर एमबीबीआर एक टेक्नोलॉजी है एसटीपी की, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सीवेज उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं और बैक्टीरियाज उस सीवेज को खाते हैं। देन खाने के बाद उसको क्लोरिफिकेशन किया जाता है, फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, उसके बाद वो पानी रीयूजेबल हो जाता है। याद रखना एसटीपी का जो पानी होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हो, कार वॉशिंग में यूज कर सकते हो, टॉयलेट फ्लशिंग में यूज कर सकते हो। उसको आप पीने और नहाने इन दोनों चीजों के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ये चीज आप याद रखना। तो एसटीपी में क्या होता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि एक एमबीबीआर टेक्नोलॉजी हो गई, एक फैब टेक्नोलॉजी हो गई, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक आपका हो गया एमबीआर टेक्नोलॉजी जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो आजकल सबसे ज्यादा यूज में ली जा रही है फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि ये सबसे एक्सपेंसिव भी है और सबसे ज्यादा क्लीन वाटर इसी टेक्नोलॉजी का एसटीपी निकालता है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं जोकासू टेक्नोलॉजी। ये जापानीज बेस्ड टेक्नोलॉजी है। डाइकी एक्सिस इंडिया जोकासू का ही एसटीपी बनाती है। हर एसटीपी के अपने अपने आपको अलग अलग स्पेशलिटीज मिल जाएंगी, आपको उनकी अलग अलग खूबियाँ मिल जाएंगी कि एमबीआर की ये खूबी है, या फॉर एग्जांपल एमबीबीआर की ये खूबी है, या फिर फैब टेक्नोलॉजी की ये खूबी है, या सैप टेक्नोलॉजी की ये खूबी है, या फिर जोकासू की ये खूबी है। हर एसटीपी की अपनी ये खूबी है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो मैं एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा एसटीपी के ऊपर। तो ये बात हो गई एसटीपी की। वेस्ट वाटर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो यही है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड एटीपी, व्हिच इज एफुलेट ट्रीटमेंट प्लांट। अब देखिए एसटीपी का यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, जहां पर हम ऑर्गेनिक सीवेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर एसटीपी का यूज होता है। लेकिन एसटीपी केमिकल्स को पानी से नहीं हटा सकता है, वो केमिकल्स को रिट्रीट नहीं कर सकता है। उसके लिए हम लगाते हैं ईटीपी। ईटीपी का यूज बेसिकली इंडस्ट्रीज में होता है। हम उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ इंडस्ट्री जहां पर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जहां पर हमें पानी में से केमिकल्स को अलग करना होता है और पानी को रीयूजेबल बनाना होता है, वहां पर हम ईटीपी का यूज करते हैं। तो ईटीपी जो है बेसिकली वो इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल है और इंडस्ट्रीज ही ईटीपी लगाती हैं। तो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री के ये दो सबसे मेन प्रोडक्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इंडिया में इस समय काम कर रही हैं और कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े स्तर पर इंडिया में एसटीपीज और ईटीपीज लगा रही है। आयन एक्सचेंज एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और जो कि एसटीपी और ईटीपी दोनों चीजें बनाती है।
इनके आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के एसटीपीज भी मिल जाएंगे। आपको ये लोग एमबीबीआर भी बनाते हैं, ये लोग एमबीआर टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं, और ये फैक्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराते हैं, विच इज ओल्ड टेक्नोलॉजी। फैक्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत पुरानी है, बट मार्केट में इस समय सबसे लेटेस्ट और सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज एमबीआर, और आयन एक्सचेंज एमबीआर टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराता है। अपार्ट फ्रॉम एसटीपी, आयन एक्सचेंज ईटीपी भी प्रोवाइड कराती है। तो आयन एक्सचेंज एक बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े स्तर पर इंडिया में काम कर रही है और काफी सालों से मार्केट के अंदर है और मार्केट को डोमिनेट भी करती है। दूसरी बात करते हैं कंपनी थर्मैक्स। थर्मैक्स जो एक कंपनी है वो भी एसटीपीज बनाती है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के एसटीपीज बनाती है। अब देखिए एसटीपी भी दो तरह के होते हैं। एक तो एसटीपी जो कि ऑटोमेटिक चलता है, जिसमें आपको कहीं कोई बंदा रखने की जरूरत नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए। आपका जो एसटीपी है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, आपको बस उसके पैरामीटर सेट करने हैं। एक एसटीपी होता है जहां पर ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको एक डेजिग्नेटेड पर्सन एसटीपी के पास रखना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए। तो थर्मैक्स एक ऐसी कंपनी है जो दोनों तरह के एसटीपीज बनाती है। वो आप ऑटोमेटिक भी एसटीपीज बनाती है, और वो ऐसे एसटीपीज भी बनाती है जहां पर आपको एक डेजिग्नेटेड पर्सन भी रखना पड़ेगा। और हर टेक्नोलॉजी का एसटीपी ये लोग बनाते हैं, इवन ये लोग ईटीपी भी प्रोवाइड कराते हैं। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं एट दिस टाइम। उसके अलावा उससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो जिस कंपनी में मैं काम करता था, डाइकी एक्सिस इंडिया, वो कंपनी भी एसटीपी बनाती है, लेकिन वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, दैट इज कॉल्ड जोकासू। जोकासू टेक्नोलॉजी का ही एसटीपी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग ईटीपी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ओनली एसटीपी, वो भी सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड जोकासू। डाइकी एक्सिस इंडिया आई थिंक 70-80 इयर्स पुरानी कंपनी है, जापान के अंदर ऑलरेडी ये पूरे जापान के अंदर एसटीपी लगा चुके हैं, और नाउ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो अभी इनको मार्केट में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीनों ही कंपनीज अच्छा काम कर रही है, डाइकी अच्छा काम कर रही है, आयन एक्सचेंज भी अच्छा काम कर रही है, थर्मैक्स भी अच्छा काम कर रही है। तो ये जो मेन कंपनीज हैं ये यही कंपनीज हैं। इनके अलावा भी कुछ है कंपनीज जो रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे डोमिनेट करती हैं, और स्टेट अपार्ट फ्रॉम स्टेट लेवल कुछ ऐसी कंपनीज भी आपको छोटी छोटी मिल जाएंगी जो रीजनल लेवल पर डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिजांजिया टेक्नोलॉजीज, ये कोई नोएडा की कंपनी है जो आसपास के एरियाज में एसटीपी लगाती है, सस्ते में प्रोवाइड कराती है, काम चलाओ एसटीपी लगा देती है। डोरोलीवर एक कंपनी है जो कि एसटीपी लगाती है। ब्लू वाटर एक कंपनी है जो वो भी एसटीपीज लगाती है। ये सब रीजनल लेवल के प्लेयर्स हैं, बट बड़े प्लेयर्स आपको मिलेंगे आयन एक्सचेंज, डाइकी एक्सिस इंडिया और थर्मैक्स। ये तीन कंपनीज हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। तो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपके पास तीन सबसे अच्छे ऑप्शंस ये अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जो इन तीन कंपनीज के अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए ये जो तीन कंपनीज हैं ये तो एक सेपरेट कंपनीज हो गई, बट इनके अलावा छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि रीजनल लेवल पर काम कर रही है, स्टेट लेवल पर काम कर रही हैं, वो कंपनीज भी एक ऑप्शन हो सकती है। ये आपको हर स्टेट में मिल जाएंगी। यूपी के अंदर आपको तकरीबन 10 से 12 ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि एसटीपीज बना रही है रीजनल लेवल पर, जो कि इंडियन कंपनीज ही हैं। आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगी, आपको नॉर्थ में आप कहीं भी चले जाओ वहाँ आपको मिल जाएगा, इवन साउथ में भी। तो रीजनल लेवल पे जो कंपनीज आप वहाँ भी अपना करियर परस्यू कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द बिग कंपनीज। अब ये जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आयन एक्सचेंज की या थर्मैक्स की या फिर डाइकी एक्सिस इंडिया की, ये जो कंपनीज है ये ऑपरेट कैसे करती है, ये अपना बिजनेस रन कैसे करती है, थोड़ा सा मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहूँगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर देखना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। मेरे हिसाब से आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि कंपनी से अपना बिजनेस रन कैसे करती है। देखिए ये जो तीनों कंपनीज हैं ये अपना बिजनेस रन करते हैं थ्रू द डीलर्स। इन्होंने हर स्टेट में हर एक रीजन में अपने डीलर्स बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल थर्मैक्स के जो डीलर होंगे आपको ऑल ओवर नॉर्थ में मिल जाएंगे, ऑल ओवर साउथ में मिल जाएंगे, आपको यूपी में मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, पंजाब में मिल जाएंगे, उत्तराखंड में मिल जाएंगे। इनके डीलर्स होते हैं बेसिकली मेंटेनेंस से लेकर के सेल्स का पूरा काम इनके डीलर्स देखते हैं। ये लोग डीलर्स को अपना माल बेचते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस में, और डीलर फिर उस प्रोडक्ट की सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी भी एक सर्टेन अमाउंट कमाती है और डीलर भी अपना उसमें से मार्जिन निकालता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक एसटीपी है जो 1000 KLD का है और उसकी प्राइस रेंज है मान लो 10 लाख रुपए, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी डीलर को दे देगी 8 लाख रुपए में वो एसटीपी, 8 लाख रुपए में डीलर को सेल कर देगी। डीलर उस एसटीपी को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी उसको प्राइस सेट करनी होगी वो अपनी प्राइस सेट करके उसको सेल कर देगा। कई बार कंपनी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी होते हैं जहां पर कंपनी कहती है कि नहीं, हमने अगर आपको 8 लाख में दिया है एसटीपी तो आपको 8 लाख में ही सेल करना है, तो डीलर उसी हिसाब से अपना एक्शन लेता है। तो यहाँ पर डीलर को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी के पास चला गया। तो दोनों कंपनीज ऐसे अर्न करती हैं। जो डीलर्स होते हैं वो भी कई बार होता है कि एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल अलग अलग डीलर्स आपको थर्मेक्स के मिल जाएंगे जो कि एक खुद की कंपनी बना के बैठे हुए हैं छोटे स्तर पर। तो वो लोग पूरे, कई बार क्या होता है कि जो डीलर्स होते हैं पूरा वाटर सेगमेंट देखते हैं, नॉट जस्ट एसटीपी, वो और भी चीज़ें सेल करते हैं, जैसे कि एसटीपी भी बेच रहे हैं, वो लोग ईटिंग भी बेच रहे हैं, वो लोग आरओ भी बेच रहे हैं, वो लोग हीट पंप्स भी बेच रहे हैं, वो चिलर्स भी बेच रहे हैं, स्विमिंग पूल भी बेच रहे हैं। तो वो जो डीलर्स होते हैं वो पूरा वाटर सेगमेंट देख रहे होता है। अब होता है कि तो डीलर कैसे काम करता है, देखिए डीलर जो है फॉर एग्जांपल अगर डीलर को आरओ चाहिए तो उसने कैन से आरओ ले लिया, एसटीपी चाहिए तो उसने डाइकी एक्सेस से ले लिया, उसको अगर हीट पंप चाहिए तो उसने केम्स टेक्नोलॉजी से ले लिया, उसको अगर चिल्लर्स चाहिए तो ग्रैंड फोर्स कंपनी से ले लिया। तो अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट अपने पास रखे, कंपनियों ने उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया और डीलर उसको फिर मार्केट में जाके सेल करता है। डीलर की खुद की एक सेल्स टीम होती है, उसकी खुद की मेंटेनेंस टीम होती है और खुद की पूरा एस्टैब्लिशमेंट होता है। कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपना एक बंदा हायर करके डीलर को दे देती है। अगर डीलर के पास सेल्स टीम नहीं है तो डीलर सैलरी कंपनी पे करेगी, लेकिन जो बंदा है वो डीलर के पास काम करेगा। तो डीलर और कंपनी का बिजनेस दोनों साथ में इस तरह चलता है। अब देखिए बात करें फ्यूचर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब सेल्स में आपका क्या काम रहता है, फ्यूचर की हम बाद में बात करेंगे, पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपनी जॉब, अपना करियर देखना है एज अ सेल्स पर्सन, तो सेल्स में आपको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो मैं थोड़ी हायरार्की की बात कर लेता हूँ कि हायरार्की किस तरह काम करती है। तो हो सकता है आप स्टार्टिंग आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग से हो या हो सकता है आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव से हो। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते हो, देन उसके बाद सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, देन उसके बाद आप बनोगे असिस्टेंट मैनेजर। जो कि आई थिंक 5 और 6 साल अगर इस इंडस्ट्री में आप काम कर लेते हो तो उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आप बनोगे डेप्यूटी मैनेजर, देन डेप्यूटी मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर। ये उसकी एक हल्की सी हायरार्की मैंने आपको बता दी है कि हायरार्की इसमें इस तरह होती है, ग्रोथ इस तरह होती है इस इंडस्ट्री में। अब देखिए इस इंडस्ट्री की खास बात क्या है कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर भी हो तो मे भी हो सकता है कि आपको फील्ड सेल्स करनी पड़े। अगर आप डेप्यूटी मैनेजर भी हो तो मे भी आपको फील्ड सेल्स करनी पड़े, आपको टीम भी देखनी पड़े और आपको फील्ड सेल्स भी करने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए या डेप्यूटी मैनेजर बन गए तो आपको सेल्स का काम नहीं देखना है, आपको देखना पड़ सकता है सेल्स का काम, वो भी ऑन ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड सेल्स व्हिच इज फील्ड सेल्स। तो ये हायरार्की की बात हो गई। सेल्स में काम क्या रहता है, सेल्स में आपको बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी सेल, दिस इज टेक्निकल सेल। आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको उसके सारे डायनामिक्स, उसकी वेरिएशंस, उसकी टेक्निकलिटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब आप कस्टमर के सामने जाओगे आपको चीज़ें आनी चाहिए। कस्टमर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उल्टी सीधी चीज़ें भी पूछ सकता है, आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो टेक्निकल सेल है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू दी अदर सेल्स। टेक्निकल सेल्स में थोड़े से ज़्यादा डायनामिक्स होते हैं और टेक्निकल सेल्स का जो प्रोसेस है बहुत लंबा होता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केट में आज ही गए तो आज ही जाके प्रोडक्ट सेल कर दोगे, नहीं। अगर आप आज जाते हो अपना कोई कस्टमर बनाते तो मे भी हो सकता है कि उस सेल को एग्जीक्यूट होने में 6 महीने लग जाए। तो एक दिन की सेल नहीं है, महीनों की सेल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लीड आप जनरेट करोगे या कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, आप उस लीड पर जाओगे, देन कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझोगे, देन कस्टमर को एक प्रपोजल बना के भेजोगे जो कि होती कोटेशन। आप एक कोटेशन उसको दोगे कि हम आपको इतनी प्राइस पर इतनी कैपेसिटी का एसटीपी दे रहे हैं। देन उसके बाद फिर वो आपसे कम्युनिकेशन में रहेगा और देन वो आपकी सेल एग्जीक्यूट होगी।
उसके बाद आपका काम हो जाता है खत्म। देन उसके बाद काम रहता है मेंटेनेंस टीम का, क्योंकि एसटीपी क्या है कि एसटीपी का ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया तो अब आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसके लिए मेंटेनेंस के लिए हर साल पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। अगर आपने एक बार एसटीपी परचेज किया तो हर साल एक सर्टेन अमाउंट आपको उस एसटीपी की मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, और ये हर साल चलेगा, क्योंकि आई थिंक 6 से 10 महीने के अंदर एक एसटीपी पूरा फुल हो जाता है। देन उसको खाली कराने की कॉस्ट, देन उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो खराब हो जाएं, देन उनको चेंज कराने की कॉस्ट, तो देयर आर मल्टीपल कॉस्ट इन दैट एसटीपी। कई बार एसटीपी लीक भी कर जाता है तो आसपास की पूरी एरिया में पूरी में स्मेल हो जाती है, तो एसटीपी में मेंटेनेंस का भी एक खर्चा होता है, तो वो पूरा खर्चा आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा एसटीपी के अंदर। सेम गोज टू पीटीपी एंड सेम गोज टू आरओ, आरओ में भी खर्चा होता है बेसिकली। तो ये बात हो गई सेल्स की। मेंटेनेंस का भी सेम है, मेंटेनेंस जो टीम होती है वो जाती है, पूरा मेंटेनेंस काम देखती है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं करूँगा, और आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं टेक्निकल चीज़ें भी आपके सामने रख सकता हूँ और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ये हो गया सेल्स। अब इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए इंडस्ट्री में आपके पास, अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे तो बेसिकली आप एक तरीके से B2C सेल्स कर रहे होंगे, विच इज या तो आप सीधे कस्टमर से मिल रहे होंगे, या आप किसी आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, या आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, या किसी कंसल्टेंट के साथ मीटिंग कर रहे होंगे। तो अगर आप सेम इंडस्ट्री में स्विच करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 साल 4 साल काम किया वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में, देन आप स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाते हो या सेम इंडस्ट्री में स्विच करते हो तो आपके लिए ठीक है, आपको हाइक मिल जाएगी। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं 3 साल वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में काम कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं जाऊंगा और मैं एफएमसीजी में स्विच कर लूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एफएमसीजी में आप जाओगे, आप एफएमसीजी सेक्टर के लिए आप एक फ्रेशर हो, क्योंकि आपकी जो लिंक है, जो आपके जो कनेक्शंस बने हैं वो बने हैं आपके आर्किटेक्ट्स के साथ, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ बने हैं, आपके बने हैं इंजीनियर्स के साथ। तो वो जो कनेक्शंस हैं वो आपके एफएमसीजी सेक्टर में काम नहीं आएंगे। तो एफएमसीजी के लिए या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए आप कंप्लीटली फ्रेशर हो, तो इस इंडस्ट्री में ही आपको स्विच करना पड़ेगा। ये हर इंडस्ट्री के लिए बेसिकली। तो अब यहां पर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आपके पास ये 3 कंपनीज ही हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो अगर ये 3 कंपनीज आपको मिल रही है तो अच्छा है। अगर ये 3 कंपनीज आपको नहीं मिल रही है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, कि आपको फिर नीचे के लेवल की कंपनीज में काम करना पड़ेगा, और वहां शायद आपको उतना पे ना मिले, वहां पर आपको उतनी सैलरी ना मिले, क्योंकि सैलरी देने की कैपेसिटी इन 3 कंपनीज के पास है। मे बी 1-2 कंपनीज ऐसी हो सकती है जो इस पर काम कर रही है, वो भी दे सकती है, बट नीचे के लेवल की जो कंपनी है, जो रीजनल लेवल पर काम कर रही है, वो तुमको इतना पे नहीं कर पाएंगी। उनके पास उतना पैसा है ही नहीं कि वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करते हैं महीने का। तो ऑप्शंस बहुत कम है इस इंडस्ट्री की, ये सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इमीडिएट सेल्स प्रेशर नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो नहीं होता जैसे कि आप आज जा रहे हो फ्री में तो आज आपको कुछ सेल करके आना है, नहीं। यहाँ पर जो टारगेट होते हैं वो होते हैं क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस या ईयरली बेसिस टारगेट्स। तो बेसिकली जो आपकी सेल होगी ना वो आपको 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर के अंदर एग्जीक्यूट करनी होती है। तो डेली सेल्स का प्रेशर इसमें नहीं होता। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस जॉब। और यहाँ पर इंसेंटिव्स बड़े अमेजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो असल में 1000, 2000, 5000 का नहीं होता। एसटीपी बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, वो आपको तकरीबन 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से शुरू होती है उसकी प्राइसिंग, और वो बढ़ती चली जाती है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी जाती है एसटीपी सेगमेंट के अंदर। सेम गोज टू ईटीपी। आरओ एक ऐसा सेगमेंट है जो डिफरेंट है, वो इन दोनों सेगमेंट से डिफरेंट है। वो वाटर इंडस्ट्री में आता है, लेकिन ये वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में आता है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट भी सेल करते हो तो उससे कंपनी ने आपके ऊपर जितना भी इन्वेस्ट किया है वो पूरी कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो इस इंडस्ट्री की ये डायनामिक्स है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपकी कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री या रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, you can put your thought in comment section. I will reply as soon as possible.
और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, देन वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 6 महीने से मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और आई नो दिस इंडस्ट्री वेरी वेल राइट नाउ। सो थैंक यू।